तो सबसे पहले वोट डालने वालों में मनोहर पारीकर जो पणजी में वोट डालने पहुंचे थे, हम सीधे वहीं चलते हैं। लगता है वो कुछ कह भी रहे हैं मीडिया के साथ। One gets 2/3 majority. What is the reason why he should think of an alliance? मुख्यमंत्री के तौर पर आप फिर से कुर्सी संभालने इसके बारे में आपको अमित जी ने कहा है, मतलब आप जो कहा है वो उतना ही मैं वापस रिपीट करूंगा और कुछ नहीं कहूँगा। क्या कहा उन्होंने? आपके पास बाइट रहेगा और आपके पास शॉर्ट रहेगा। आई हैव नॉट कमेंटेड एनीथिंग. आई एम अ पार्टी मैन. What let party decide, then I'll. But sir, you said that you like Goan fish curry more than that of butter chicken, and you will prefer Goan fish curry any time possible. So what? See, I have lost about 4 kg in Delhi. The main reason is food. Is this an indication that you will be the No, I have not said anything. I said that मुझे गोवा का खाना अच्छा लगता है. आपको उससे जो मतलब निकालना है आप निकालो। वो आप उनके शब्द में से जो निकालना है निकाल दीजिए। नो, मैं आपको बोला कि आई एम पार्टी मैन, सो इशू। सर अगर लीडरशिप डिसाइड करेगा तो आप आएंगे क्या? मैं उसके ऊपर और ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। प्रचार में आप गोवा में रहे, आप सीएम तो वही है ना। हाँ, गोवा में ही आप प्रचार में आपको काम करना पड़ा है। मुझे एक आप बताइए कैंपेन करना कुछ गलत काम है क्या? इलेक्शन डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में इफ यू फॉलो ऑल द लॉज प्रॉपरली एंड द गाइडलाइंस यू कैन कैंपेन। सर आप पर आरोप ये लगता रहा है सर कि डिफेंस मिनिस्टर है, आपको दिल्ली में रहना चाहिए। यहाँ क्यों हु सेड व्हाई? आपकी पार्टी केजरीवाल और उनकी मंत्रालय पर उत्तराखंड में जाऊंगा, यूपी में जाऊंगा, बम्बई के म्युनिसिपल पोल में जाऊंगा, सभी जगह जाऊंगा। सर आपकी पार्टी तो केजरीवाल और उनके मंत्रालय पर सवाल खड़े करती रही क्योंकि वो पंजाब और गोवा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो आप भी तो कर रहे थे सर वही चीज। गोवा मेरा होम बेस है। आई एम नॉट ऑब्जेक्टिंग और आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन फॉर गोइंग टू हिज होम बेस एंड कैंपेन देयर। तो मैं तो किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर। सर एक और बात है सर, हर एक का फंडामेंटल राइट है, उसके ऊपर मैं क्यों बोलूँ? डेमोक्रेसी है। सर एक और बात है, जो ब्राइबरी कमेंट को लेकर जिस तरह से नोटिस भेजा गया था इलेक्शन को, कहीं ना कहीं आपको लगता है वो इफेक्ट रहेगा सर? किसका? जो इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिस किसने? कहा था। आपने मेरा बयान पढ़ा है? पढ़ा नहीं, सुना है। सुना है? आई हैव पुट अप अ क्वेश्चन मार्क। विल यू वोट बाय टेकिंग 2000 रुपीज? दैट इज माई क्वेश्चन मार्क। कोंकणी में वन वर्ड मारप is a question mark and mara is a do. I have put up a question, will you vote for money? Sir, have you replied? Yeah, 1 minute, I have replied, but if you listen to the CD very carefully and ask some person like Prakash Kamath or someone who is reporter here who knows Konkani, he will tell you I have raised a question mark indicating that you should not vote for money. आपको लगता है So, one minute, by changing one word, you don't change the meaning of the... इलेक्शन कमीशन ने आपकी बात को समझा नहीं, ऐसा कह रहे हैं आप? मैंने वो लिखा है ना उनको ऑफिशियली। कहीं ना कहीं मैं उनको कहा है कि आपने मुझे जो कागज दिया है उसके ऊपर ऑथेंटिकेशन भी नहीं है, और 1 तारीख को ये करते हैं, पहले वेबसाइट पे डालते हैं और बाद में रात को 9:15 बजे इधर इलेक्शन मीटिंग, वो भी मैं फोन करने के बाद मुझे डिलीवरी होता है। हो गया सर, कहीं ना कहीं ये मतदानों के लिए कुछ नहीं, मुझे नहीं। उनको फर्क पड़ेगा सर इससे? गोवा के लोगों को मालूम है। सर फिंगर दिखा दीजिएगा। शॉर्ट्स दे दीजिए ना। तो वोट डालने के बाद कई सवालों को जन्म देते हुए मंत्री आप रहे, लेकिन चुनाव डेमोक्रेसी है और हम चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। यही है रंग इस देश के भीतर चुनावी मामलों का लेकर। बिहार में बहुतेरे मंत्री जाते थे, बड़े सवाल खड़े होते थे, तमाम सवालों को लेकर जवाब दे रहे। लेकिन गोवा का खाना साहिल उन्होंने कहा अच्छा लगता है, पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा उन्होंने कहा जो अमित शाह ने कहा, बस उतना ही मैं कह रहा हूं, मतलब आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि क्या पारीकर साहब गोवा चले जाएं। तीसरी बात उन्होंने कही 2/3 बहुमत। चुनाव में वोट डालने के तुरंत बाद के ये पारीकर साहब के दावे क्या कुछ मायने रखते हैं या सिर्फ ये है कि अब कहा और दिल्ली आ जाएंगे?
नहीं, मायने इसलिए रखते हैं क्योंकि इस बार का भारतीय जनता पार्टी का चुनावी जो मुद्दा उन्होंने बना के रखा है वो यही बना के रखा है कि स्थिर सरकार हमको चाहिए। स्थिर सरकार मिलेगी तो हम अपने मन के हिसाब से काम कर पाएंगे और किसी छोटी पार्टियों को साथ में नहीं लेना पड़ेगा, जिसके वजह से वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के काम में रोड़े ना डाल सके। एक अहम बात उन्होंने कही है कि दिल्ली जाने के बाद, ये सवाल जब मैंने उनको पूछा कि आपने तो कहा था कि गोवन फिश करी आपको ज्यादा अच्छी लगती है बटर चिकन से ज्यादा, तो उनका ये कहना था कि 4 किलो मेरा वजन कम हो गया है दिल्ली जाकर, मैं गोवा में रहता हूं तो मेरा वजन ठीक रहता है। तो कुल मिलाकर वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र में मंत्री बनने से ज्यादा अच्छा उनको ये लगेगा कि वो गोवा के मुख्यमंत्री बने रहे, क्योंकि यहां पर वो अपने तरीके से काम कर सकते हैं। ये हम मतलब निकाल सकते हैं। हालांकि मनोहर पर्रिकर को ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन ये उनका कहना कि 4 किलो मेरा वजन कम हो गया है दिल्ली जाकर, यहां में मेरा वजन ठीक था, तो उससे हम लोग काफी मतलब निकाल सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर मनोहर पर्रिकर चुनाव ना लड़ते हुए भी गोवा में भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख चेहरा बने रहे, ये कहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बड़े सॉफ्टली उनको प्रोजेक्ट किया, ये कहते हुए कि अगर पूरा बहुमत मिलेगा तो मनोहर पर्रिकर जैसा मुख्यमंत्री मिलेगा। जो इनकम्बेंट मुख्यमंत्री है लक्ष्मीकांत पार्सेकर, हो सकता है कि उनको रिपीट ना किया जाए। लेकिन जिस बात का जिक्र हो रहा है, एक मिनट हम जरा आपको भी जोड़ रहे हैं हमारे साथ स्टूडियो में, चूंकि मेहमान सब तमाम लोग हैं। उर्मिलेश जी, मंत्रियों का इस तरीके से पूरे 24/7 प्रचार में अपने आप को झोंक देना, तो इस देश में सब चीज का मतलब चुनाव ही हो गया ना। देखिए, ये ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। मैं कम से कम इतना क्रिटिकल व्यू लेना चाहिए। लेकिन अगर मिस्टर मनोहर पर्रिकर गोवा के एक पॉपुलर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, आरएसएस बीजेपी ने उनको एक अपना पॉपुलर चेहरा माना है, आईआईटीएन है, वहाँ इतने लंबे समय तक काम किए हैं, और चुनाव के मौके पर पार्टी उनको कहती है कि आप साहब वहाँ जाकर जरा सा देखिए, तो मुझे लगता है कि क्राइसिस में उनको ये काम करना चाहिए। और अगर कर रहे हैं तो इसमें अनैतिक कहीं से कुछ नहीं है। लेकिन जो आप पूछ रहे हैं कि सारे के सारे मंत्री अगर चुनाव मैदान में उतर जाते हैं तो गवर्नमेंट लिखा था, हमें याद है बिहार चुनाव के वक्त कितने कैबिनेट मिनिस्टर बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आप क्रिटिकल थे उस समय। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, ये बेशक सारे के सारे मंत्री अगर किसी मैदान में उतर जाते हैं तो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग प्रभावित होती है। लेकिन मनोहर पर्रिकर को आरएसएस बीजेपी प्रसून कैसे स्पेयर कर सकती है जब उनके यहां इतनी बड़ी क्राइसिस है कि आरएसएस के अंदर रिबेल पैदा हुआ है। उसने महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी से गठबंधन किया है, उसने शिवसेना को अपनी तरफ खींच लिया है। मैं नहीं जानता सुभाष वेलिंगकर की पार्टी कितना कैसा शो करेगी, कैसा परफॉर्म करेगी, लेकिन आरएसएस बीजेपी दोनों को एक गहरी चुनौती है। इसमें मनोहर पर्रिकर को उतारना मुझे लगता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के लिए ये लाजमी था और मजबूरी भी थी। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, बार बार वो कह रहे हैं कि गोवा का खाना हमें अच्छा लगता है, ये उनकी निजी पसंद हो सकती है, लेकिन मेरी जो जानकारी उनके बारे में है कि आरएसएस और बीजेपी दोनों उनको दिल्ली में चाहती थी और शुरू से चाहती थी। बल्कि एक बार तो ऐसा भी मौका था जब उनको बड़े शीर्ष स्थान की तरफ उनको देखा जा रहा था, जब यह तय नहीं हुआ था कि भारत का बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन बनेगा। आडवाणी जी का नाम चल रहा था, मोदी जी का नाम चल रहा था, और बीच में आरएसएस का एक खेमा मनोहर पर्रिकर का भी नाम चला रहा था। लेकिन अब जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट में, कैबिनेट में उनकी परफॉर्मेंस, उनकी बोल, उनकी शैली का एक अंदाज लग गया है, तो शायद अब ये माना जा रहा है कि उनको अनुभव की और जरूरत है। तो पता नहीं आगे क्या वो करें, ये तो फैसला पार्टी को करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह ही ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट डालें। ये स्क्रीन पर आप कहें, मैं पंजाब और गोवा के लोगों से आग्रह करता हूं भारी संख्या में और खासतौर से युवा दोस्तों से वोट डालने की अपील करता हूं। ये प्रधानमंत्री ने सुबह ही से ट्वीट का सिलसिला शुरू हो गया। आज इंडिपेंडेंस डे की ग्रीटिंग भी श्रीलंका के लोगों को उन्होंने दी है। बीजेपी ने भी कहा है कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालें। कांग्रेस ने भी ट्वीट करके कहा है कि फ्यूचर ऑफ गोवा, पीपुल को कहा है कि जो भविष्य है गोवा का उसके लिए आप लोग वोट डालिए, किस रूप में वोट डाला जाएगा। साहिल, पंजाब में भी चूंकि हो रहा है, हम जरा सा पंजाब का एक हिस्सा थोड़ा सा जोड़ेंगे। जितेंद्र बहादुर से बात नहीं हुई थी, आप लेकिन रहेंगे हमारे साथ। जितेंद्र, पटियाला में आप मौजूद हैं और पटियाला का मतलब कैप्टन हो जाता है, तो कोई ऐसी महक, खुशबू सुबह सुबह दिखाई दे रही है? देखिए, अभी यहाँ पर लोग आना तो शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से पटियाला की जो खास बात है वो अलग तरीके की है, क्योंकि यहाँ राजा महाराजाओं का ये पूरा इलाका है, शाही इलाका है, और कैप्टन अमरिंदर सिंह इस पूरे इलाके का, इनका पूरा गढ़ माना जाता है। वहीं अगर इस बार देखा जाए तो अकाली दल की तरफ से बड़े स्तर पर यहाँ पर जनरल जे.जे. सिंह को खड़ा किया गया है।
त्रिकोणी मुकाबले के बीच में अकाली दल, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों आमने सामने हैं और इन तमाम चीजों के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। आपको मैं यहां दिखाना चाहूंगा कि जो पोलिंग स्टेशन है ये मॉडल पोलिंग स्टेशन है, जिसमें जो पोलिंग बूथ संख्या है 88, 89, 90 तीन पोलिंग स्टेशन यहां पर बनाए गए हैं और यहीं पर 12 बजे के आसपास कैप्टन अमरिंदर सिंह आकर के यहां पर वोटिंग करेंगे और उनका पूरा परिवार आकर के करीब 12 बजे यहां पर पहुंचेगा और पूरा वोटिंग का यहां पर सिलसिला शुरू होगा। तो कुल मिलाकर के स्थिति त्रिकोणी मुकाबले की है और यहां पर जो तैयारियां की गई हैं सरकार की तरफ से, जो चुनाव आयोग की तरफ से, वो बड़े स्तर पर की गई हैं। यहां पर अर्धसैनिक बलों की जो पूरा पटियाला का इलाका है, 8 विधानसभा चुनाव क्षेत्र यहां पर हैं और यहां करीब 6000 के आसपास जो पैरामिलिट्री फोर्स लगाए गए हैं और 3000 के आसपास यहां पर पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। जी, ये प्रधानमंत्री का ट्वीट तो हम जिक्र कर रहे थे संजय जी, लेकिन एक बात बताइए, 1:30 बजे के लगभग मेरठ में प्रधानमंत्री की मीटिंग है, रैली है। जिस दिन वोटिंग हो रही है पंजाब और गोवा में और उसके बीच में ये रैली हो रही होगी और अब तो माध्यम ऐसे हैं कि जिसमें आप हर कोई सुन सकता है, असर पड़ता है क्या? इस बात का जिक्र बिहार के चुनाव में भी हुआ था मेरी समझ से कि वोट जिस तरफ पड़ रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री का भाषण कहीं दूसरी तरफ हो रहा है। मुझे लगता है कि इस पर कुछ ना कुछ पाबंदी लगनी चाहिए। 5 राज्यों में चुनाव है, अगर पाबंदी इस बात पे है कि 5 राज्यों के चुनाव संपन्न होने के बाद ही एक दिन काउंटिंग होगी, तो इस तरह की भी पाबंदी लगनी चाहिए कि जिस दिन किसी एक राज्य में वोट पड़ रहा हो, कोई किसी दूसरे राज्य में बड़े नेता या किसी भी तरह की चुनावी सभा उस दिन कम से कम नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं इसका असर जरूर पड़ता है। चलिए, इसका दूसरा हिस्सा आप जरा बता दीजिए कि जिस समय पहले फेज की वोटिंग यूपी में हो रही होगी, उसी दिन राहुल गांधी और अखिलेश बनारस में रोड शो निकाल रहे होंगे। बिल्कुल, मैंने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जिक्र नहीं किया, मैंने कहा सिस्टम के बारे में। किसी भी नेता की, किसी भी पार्टी के नेता का भाषण किसी दूसरे इलाके में जहां उस दिन वोट नहीं पड़ रहा हो, उस पर पाबंदी होनी चाहिए, चाहे वो राहुल गांधी हो। तीसरी स्थिति बताइए, 2014 में बनारस में रोड शो निकल रहा था, इधर वोटिंग हो रही थी। बिल्कुल, मैंने आप तीनों चीजों को अलग अलग पार्टियों के नजरिए से देखा। मैं पार्टी के नजरिए से नहीं देख के मैं कह रहा हूं कि ये सिस्टम बंद होना चाहिए। चुनावी जो सुधार की तरह तरह की बातें होती हैं कि चुनाव प्रणाली में सुधार होनी चाहिए, ये बहुत मामूली सी चीज है। ये इलेक्शन कमीशन के पावर्स के अंदर है कि अगर किसी राज्य में या एक राज्य में अगर 7 चरणों में 5 चरणों में चुनाव हो रहा हो, किसी एक इलाके में अगर मतदान है तो दूसरे इलाके में उस दिन किसी पार्टी की चुनावी सभा नहीं होनी चाहिए। क्या देखिए, मेरा इसमें ये कहना है, मैं संजय की राय से व्यापक तौर पर सहमत हूं। इसमें इलेक्शन कमीशन को ये काम जरूर करना चाहिए जो 2014 में भी मांग की गई थी एक सेक्शन द्वारा, लेकिन चुनाव आयोग ने उसे अनसुनी कर दिया कि बेशक अगर एक क्षेत्र में चुनाव मतदान हो रहा है तो दूसरे इलाके में जाकर कोई नेता अपना प्रचार कर ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर तब आप उसके टेलीकास्ट पर आप प्रतिबंध लगाइए ताकि देश के दूसरे हिस्सों में जहां चुनाव नहीं हो रहा है, मतदान नहीं हो रहा है, वहां आप जहां मतदान हो रहा है वहां के लोगों को प्रभावित न कर सकें। तो अब मुझे याद है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी हो रहा था अशोका रोड पर और पूर्वोत्तर में चुनाव हो रहा था। आई मीन, ये कैसे आप कह सकते हैं? साहिल, असर पड़ता है क्या? आप चूंकि वहां पर मौजूद है गोवा में 40 सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो चली है और सुबह ही सुबह लंबी लंबी कतारें गोवा के तमाम पोलिंग स्टेशन पर नजर आ रही है। हमारे संवाददाता साहिल लगातार हर जगह दिखला रहे हैं और खुद रक्षा मंत्री सबसे पहले पहुंचने वालों में से थे जो कि वोट डालने के लिए पहुंचे और वहां पर उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया उसका एक अंदेशा यह भी था कि शायद अगर बीजेपी लौटती है, सत्ता में बरकरार रखती है, तो वो आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हालांकि सब कुछ उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष पर छोड़ दिया और तमाम तरीके से बिंबों के आसरे चीजों को बता रहे हैं। बहरहाल अशोक सिंघल जी, अब अमृतसर में मेरे ख्याल से उजाला आ गया है। आप उस वक्त जब पहली बार हम लोग आए थे तो अंधेरा था हल्का सा, लेकिन पंजाब क्या वाकई एक उजाले के लिए छटपटा रहा है, उसके लिए वोटिंग है? और लग क्या रहा है, क्या इतना वाकई उत्साह है? क्योंकि टक्कर जबरदस्त है, त्रिकोणीय मुकाबला है पहली बार पंजाब के इतिहास में इस तरीके से। ये सारी स्थितियों में वोटर क्या बहुत सक्रिय है, बहुत ज्यादा उसमें एक सक्रियता नजर आ रही है, यह एक सामान्य स्थिति है? अशोक जी। देखिए प्रश्न, सबसे बड़ी बात यह कि त्रिकोणीय मुकाबला है, पहली बार आमने सामने की टक्कर होती थी कांग्रेस और अकाली बीजेपी के बीच में, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी ताल ठोके मैदान में डटी हुई है। अरविंद केजरीवाल ने काफी समय पंजाब में दिया है, तो रोचक बना हुआ चुनाव
और इस बार वोटर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूज है। अगर किसी वोटर से बात करें तो सीधा सीधा वो बताने की स्थिति में नहीं है, लेकिन अपने अपने दावे हैं। अकाली अपने दावे कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी अपना दावा करी है, कांग्रेस अपना दावा करी है। लेकिन इस बार रोचक चुनाव जरूर है, क्योंकि हम लोगों ने काफी समय बिताया पंजाब में, स्थिति अलग है। और ड्रग एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ बनाया गया है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से, विकास का मुद्दा बनाया गया है। अकाली बेशक दावा करे कि हमने विकास किया पिछले 10 साल से। खास बात यह भी है प्रसून इस बार कि 10 साल से लगातार अकाली बीजेपी की सरकार है। रिपीट की गई थी पिछली बार, वरना 5 साल के बाद दूसरी पार्टियां सरकारें बनाती थी। 10 साल लगातार अकाली बीजेपी की सरकार रही है, और इस बार भी उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है उसको वो पाटने में, तोड़ने में कामयाब होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी आकर के दिल्ली से यहाँ पर अपना कैंपेन किया उन्होंने जोर शोर से, और ड्रग का सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया पंजाब में। और सिद्धू फैक्टर है इस बार, सिद्धू क्योंकि कांग्रेस में आए हैं, आम आदमी पार्टी में भी उनकी बात चली थी, बीजेपी और खास तौर से बादल उनके निशाने पर हैं प्रसून। और अपने अमृतसर से विधानसभा का पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, 3 बार सांसद रहे अमृतसर लोकसभा की सीट से। तो कहीं ना कहीं रोचक बना हुआ चुनाव सिद्धू के आने से, आम आदमी पार्टी के आने से। जी सत्येंद्र, एक लिहाज से माना जा रहा है ये चुनाव दरअसल एक एरा के, एक युग के खत्म होने का भी अंदेशा है, क्योंकि प्रकाश सिंह बादल के लिए एक लिहाज से हम कह सकते हैं ये चुनाव महत्वपूर्ण भी है, और उम्र के लिहाज से शायद ये एक आखिरी चुनाव भी है। कैप्टन पहले ही कह चुके हैं ये उनके लिए आखिरी चुनाव है, यानी एक नई पीढ़ी खुले तौर पर अब सामने आएगी पंजाब में आने वाले वक्त में। और ऐसे में केजरीवाल दिल्ली से वहां पहुंच गए हैं, जो कि पंजाब की क्षेत्रीय पार्टी नहीं है अकाली की तरह, बल्कि बाहर से आई हुई पार्टी, और वो राष्ट्रीय पार्टी भी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके उसकी राजनीतिक दखल वहां पर नजर आ रही है प्रचार के दौर में। तो क्या ये माना जाए लोगों के जहन में ये है, या लोगों के जहन में सिर्फ अपने वो सवाल हैं जिन सवालों को अपने तरीके से राजनीतिक दल मैनिफेस्टो में दर्ज तो कर रहे हैं लेकिन पूरे नहीं होते हैं? देखिए प्रसून, यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि परंपरागत राजनीति बिल्कुल बदल रही है। जो बात पहले कही जाती थी वो सिर्फ कहने के लिए होती थी, लेकिन अब लोग ये चाह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं वो करके दिखाइए। बादल साहब की आपने बात करी, लंबी में मैं खड़ा हूं, 11 बार विधायक रहे यहाँ से, 11 बार। शायद उनसे बुजुर्ग नेता हिंदुस्तान की राजनीति में फिलहाल कोई नहीं होगा। 90 क्रॉस कर चुके हैं, 93 साल के करीब उनकी उम्र है, और उनको शायद कभी परेशानी नहीं हुई होगी। और एक दौर ऐसा होता था, सिर्फ नॉमिनेशन करने के लिए बादल साहब आते थे और उसके बाद पूरे पंजाब में प्रचार करते थे। लेकिन किस तरीके से जो है उनके किले में सेंध लगी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला छोड़कर लंबी में आए, जो आम आदमी पार्टी ने सीधी चुनौती अगर पहले किसी को दी तो बादल साहब को दी, तो लग ऐसा रहा कि कहीं ना कहीं घिर गए हैं, बंद गए हैं। अपीलों का दौर जो अभी आपने जिक्र किया, कैप्टन साहब ने पहले ही अनाउंस कर दिया आखिरी चुनाव है, यानी कि किसी भी कीमत पर, किसी भी तरीके से सत्ता चाहिए, चाहे आखिरी बार कह दीजिए। और मैं आपको प्रसून ये